आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन, फाइंड द डायरेक्शन इन विच अ लाइन L must be drawn through say P1, 2 so that it cuts x plus 2y plus 5 is equals to 0 at a distance 2√5 from point P। ठीक है, मतलब उसने बोला कि एक लाइन L है जो पॉइंट P1, 2 से पास कर रहा है और इस लाइन को मान लिया वो Q पे कट कर रहा है। ठीक है, तो वो किस डायरेक्शन में ड्रॉ होनी चाहिए। सॉल्यूशन, मान लिया ये लाइन हो गया x plus 2y plus 5 बराबर 0। ठीक है, एक पॉइंट लाइन जो है वो पॉइंट P से पास कर रहा है विच इज़ 1, 2 और ये मान लिया इसको Q पे कट कर रहा है विच इज़ एट ए डिस्टेंस 2√5। ठीक है, तो इस लाइन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो हम क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखो एक तो इसको पैरामीट्रिक फॉर्म से सोच सकते हैं कि मान लिया जो डायरेक्शन है वो इसका tan थीटा है, मतलब स्लोप जो है वो tan थीटा है। तो Q को हम ऐसे मान सकते हैं H और K का काम ये करेगा H प्लस R cos थीटा। ये ठीक है, अब दिक्कत क्या है, एक्चुअल डायग्राम में हमें ये नहीं पता कि ये पॉइंट ऊपर लाई कर रहा है, नीचे लाई कर रहा है, किस डायरेक्शन में लाई कर रहा है। तो एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, हम प्लस माइनस 2√5 ले सकते हैं। ठीक है, इनटू कॉस थीटा, फिर K कितना हो गया 2, फिर प्लस माइनस 2√5 साइन थीटा, ये हो गया मान लिया पॉइंट। अब इसको हमने x plus 2y plus 5 is equals to 0 इसमें लाई करा दिया, तो यह आ गया 1 प्लस माइनस 2√5 cos थीटा प्लस 2 टाइम्स 2 प्लस माइनस 2√5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5। तो 2 2 4 और 1 5 और 5 कितना हो गया 10 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस 2√5 cos थीटा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 था, तो 5 4 10, तो ये 10 तो हमने उधर भेज दिया। ठीक है, दैट विल बी -10 और 2√5 cos थीटा 2√5 साइन थीटा के साथ 2, तो इसमें से प्लस माइनस 2√5 कॉमन ले लिया, तो आ जाएगा cos थीटा प्लस 2 साइन थीटा। सो दिस विल बी प्लस माइनस 2, ये a साइन थीटा प्लस b cos थीटा वाली चीज़ हो जाएगी, तो इसमें √a² प्लस b² से डिवाइड कर सकते हैं इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाने के लिए। तो अगर इसको हम 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। ठीक है, तो अगर हम 5 से डिवाइड कर दें, मतलब √5 एंड साइन थीटा प्लस अल्फ़ा, ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज़ -10। तो ये हो गया 5 इंटू 2 10 हो गया, तो बेसिकली साइन थीटा प्लस अल्फ़ा कितना हो जाएगा प्लस माइनस 1। ठीक है, प्लस माइनस 1 का मतलब क्या है कि जो थीटा प्लस अल्फ़ा है वो या तो 1 हो सकता है या -1 हो सकता है। ठीक है, अब साइन का वैल्यू प्लस माइनस 1 कब होगा, जब थीटा प्लस अल्फ़ा 90 डिग्री पे आ जाए। अच्छा, वैसे इसमें अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू यहाँ से 1/√5 एंड 2/√5 को 1/√5 साइन अल्फ़ा हो गया, sin alpha is 1/√5 and cos alpha is
2 अपॉन रूट 5, देन ओनली you'll get this form. ठीक है, तो अगर हम थीटा प्लस अल्फा प्लस माइनस 1 बोलें तो इसका मतलब सीधा सीधा ये कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया. ठीक है, साइन है थीटा प्लस अल्फा कितना हो गया 90 डिग्री. सो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा. ठीक है, एंड दिस कैन बी रिटन एज पाई बाई 2 माइनस tan इनवर्स हाफ. ठीक है, tan इनवर्स हाफ कैसे आ गया, साइन अपॉन कॉस, यहाँ से tan इनवर्स हाफ आ जाएगा. तो यही डायरेक्शन आ जाएगा, इस डायरेक्शन में वी कैन ड्रॉ. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया. ऑल्टरनेटिवली हम क्या कर सकते हैं कि पॉइंट Q को हम T की फॉर्म में मान लिया y का वैल्यू T बोल दिया, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा -2t -5. ठीक है, अब इस पॉइंट का इस पॉइंट से डिस्टेंस -2t -5 -1 का होल स्क्वायर प्लस t -2 का होल स्क्वायर इज गिवन एज 2√5. तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं. तो अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t + 6 का होल स्क्वायर प्लस t -2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20. ठीक है, स्क्वायरिंग किया तो ये हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 24t प्लस 36 प्लस t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 बराबर 20. तो 4t स्क्वायर t स्क्वायर 5t स्क्वायर 4t 24t विल गिव यू प्लस 20t. ठीक है, 36 में से 20 गया, यहाँ कितना बचेगा 16 प्लस 4 20 बराबर 0. 5 से डिवाइड कर दिया तो t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 is equals to 0. This will give you t is equals to, यहाँ से कितना आ जाएगा t + 2 का होल स्क्वायर आ गया ये तो, which implies t is equals to -2. ये ऑल्टरनेट मेथड बताया है. अगर t -2 हो गया तो पॉइंट Q कितना हो जाएगा, -2 रखने पे -2 प्लस 4 हो गया -1 -2, ये हो गया पॉइंट. ठीक है, तो अब डायरेक्शन निकाल सकते हैं. स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -2 अपॉन 1 माइनस ऑफ -1. सो दिस इज 4/2 विच इज इक्वल टू 2. ठीक है, तो tan थीटा हमारा कितना हो जाएगा 2. वो यहाँ से भी आ जाएगा. इस π/2 माइनस इसको अगर tan इनवर्स की अगर प्रॉपर्टीज़ बताएं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं π/2 माइनस cot इनवर्स 2 विच विल बी tan इनवर्स 2. ठीक है, tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स π/2 होता है, वो वाला फॉर्मूला लगा के भी बोल सकते हैं इसको. ठीक है, चलो
क्वेश्चन नेक्स्ट, लेट ए लाइन थ्रू -5, -4 meets at B, C, D respectively. Find equation of line if 15 upon AB whole square plus this. ठीक है, सॉल्यूशन ऐसे करके 3 लाइन दे रखा है कि कैसे भी हमने रफली बना लिया। ये पॉइंट ए हो गया, ये लाइन हो गया, स्लोप इसका tan थीटा मान लिया, ए पॉइंट इज -5, -4, ये पॉइंट दे रखे हैं बी सी डी। ठीक है, ये मान लिया एल्जेब्राइक डिस्टेंस r1 है, ये मान लिया r2 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया r3 है। तो बी पॉइंट को हम कैसे अज्यूम कर सकते हैं, -h प्लस r1 cos थीटा, -4 प्लस r1 साइन थीटा। ठीक है, ऐसे हम b को अज्यूम कर सकते हैं इस लाइन के ऊपर h प्लस r cos थीटा, k प्लस r साइन थीटा से। अब ये जो पॉइंट b है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, तो हमने लाई करा दिया, तो आ जाएगा -5 प्लस r1 cos प्लस 3 टाइम्स, ये तो हो गया x, 3 टाइम्स y, तो -4 प्लस r1 साइन प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दिस विल इम्प्लाई, ये हो गया 12 में से 2 गया -10 -5, तो -15 को उधर लगे, तो r1 cos प्लस 3 r1 साइन, तो उसमें से भी r1 को कॉमन ले लिया, विल बी इक्वल्स टू 15, या फिर 15 अपॉन r1 बराबर cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा। ठीक है, r1 जो है वो बेसिकली एल्जेब्रिक डिस्टेंस क्या है, AB। तो अगर हम इसको स्क्वायरिंग कर लें तो r भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसके बाद तो हम इसको डिस्टेंस के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, cos प्लस 3 साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरी लाइन में कर सकते हैं, ये जैसे इस लाइन के लिए क्या है, दूसरी लाइन के लिए भी 2 माइनस पॉइंट सी भी ऐसे ही मान सकते हैं, -5 -4 रहेगा, बस ये r2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो इसके अंदर हमने यही रख लिया, -5 प्लस r2 cos प्लस y -4 प्लस r2 साइन प्लस 4 बराबर 0। यहाँ से r2 के साथ कितना आ जाएगा, 2 cos प्लस साइन इज इक्वल टू -4 प्लस 4, तो चला गया, ये बचा -10, इसको 10 इधर ले लिया, तो दिस इम्प्लाइज 10 अपॉन r2 बराबर 2 cos प्लस साइन, विच इम्प्लाइज 10 अपॉन, अगर हम स्क्वायरिंग करें तो r2 कितना हो जाएगा, AC का होल स्क्वायर बराबर 2 cos प्लस साइन का होल स्क्वायर। अब थर्ड लाइन पे आते हैं, x माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0, x में रख दिया, क्या करेंगे, यही पॉइंट रखेंगे, बस इस बार r1 की जगह r3 रख देंगे, तो इसकी जगह आ गया -5 प्लस r3 cos,
माइनस वाई इज़ -4 प्लस R3 साइन -5 बराबर 0। दैट विल गिव यू R3 के साथ आ गया कॉस माइनस साइन, ये हो गया प्लस का 4 -5, तो 6 बचा। दिस इम्प्लाइज 6 अपॉन R3 इज AD का होल स्क्वायर बराबर कॉस माइनस साइन का होल स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से पहले दो स्क्वायर का सम तीसरे वाले के बराबर है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन से कितना आ जाएगा, पहले स्क्वायर का सम ये, चलो लिख लिया 15 अपॉन AB का होल स्क्वायर प्लस 10 अपॉन AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन AD का होल स्क्वायर। दैट विल गिव यू कॉस प्लस 3 साइन होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस प्लस साइन होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस माइनस साइन होल स्क्वायर। ये आ गया। ठीक है, ओपन करेंगे तो कॉस स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर तो आ जाएगा 5 कॉस स्क्वायर, 9 प्लस 1 10 साइन स्क्वायर प्लस 10 साइन कॉस, उधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन कॉस। तो 5 कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर मिल के कितना हो जाएगा 5, उसमें से ये एक चला गया तो 4 प्लस यहाँ बचेगा 5 साइन स्क्वायर प्लस ये हो गया 12 साइन कॉस बराबर 0। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का मतलब क्या है कि tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि अगर मेरे को पॉइंट पता है तो बस स्लोप चाहिए। तो हमने इसको क्या किया, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर लिया, तो 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा बराबर 0। तो 4 सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 4 tan स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 tan स्क्वायर थीटा प्लस 12 tan थीटा प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, और दिस इज 3 tan थीटा प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, और tan थीटा इज इक्वल्स टू -2/3। नाउ इफ वी वांट इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन तो वो आ जाएगा इजीली। स्लोप ये हो गया -2/3 और पॉइंट ये हो गया, तो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं अपने आप। ठीक है, स्लोप पॉइंट फॉर्म से अगर स्लोप पता लग गया, लाइन पता और पॉइंट पता लग गया तो लाइन आ जाएगी। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। चलो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एंगल बिटवीन लाइंस। ठीक है, मान लिया एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ये मान लिया θ1 है, ये θ2 है, तो इसका स्लोप मान लिया tan θ1 इज इक्वल टू m, इसका स्लोप मान लिया tan θ2 इज इक्वल टू n2।
तो इन दोनों लाइन के बीच में ये एंगल थीटा गिवन है विच इज़ θ1 माइनस θ2। ये ठीक है, दिस प्लस दिस एक्सटर्नल एंगल होगा, जो एंगल ये होगा वो ये होगा। तो अगर दिस प्लस दिस ये है तो ये हो जाएगा दिस माइनस दिस, वही हो गया। ठीक है, अच्छा लाइंस के बीच में अगर ये एंगल है तो ये एंगल भी लाइंस के बीच में है। बट बाय कन्वेंशन हमेशा क्या होता है कि हम एक्यूट एंगल ही देते हैं। ठीक है, तो इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस देन tan theta is equals to tan θ1 minus θ2, which will be tan θ1 minus tan θ2 into tan θ2. This will imply tan theta is equals to, यहाँ tan θ1 की जगह m1 रख दिया, यहाँ m2 रख दिया, तो यह आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अगर मान लिया जो एक्यूट एंगल है लाइन के बीच में ये 30 डिग्री है, तो ये दूसरा वाला एंगल 150 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में अगर वो बोले कि एंगल कितना है तो हम 30 डिग्री ही बताएंगे, बट अगर मान लिया मल्टीपल करेक्ट है, उसमें 30 डिग्री भी आंसर है, 150 भी आंसर है, तो फिर हमने दोनों बता दिया, 30 भी बता दिया, 150 भी बता दिया। सो दिस इम्प्लाइज एंगल बिटवीन लाइन्स इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। ये जो मॉड लगाया है वो किस लिए लगाया है? एक्यूट एंगल के लिए। अब अंदर जो है वो कुछ भी लिखा हो m1, मतलब अंदर जो एक्सप्रेशन आ रहा है मॉड के अंदर, ये पॉजिटिव हो भले ही नेगेटिव हो, हम तो मॉड लेंगे तो हमेशा थीटा जो आएगा वो एक्यूट एंगल ही आएगा। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट, if L1 with slope m1 and L2 with slope m2 are first part parallel, then m1 बराबर m2, second part perpendicular, then m1 into m2 बराबर -1। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी डन, ये हम पहले बोल चुके हैं। अब आता है थर्ड पॉइंट। मान लिया एक लाइन L है जिसका स्लोप m है और ये एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। ये जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन लिख रहा है ये एक्स एक्सिस ही है। अब इसके साथ एक दूसरा लाइन L1 अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब एंगल अल्फा बनाने के दो तरीका, या तो इस डायरेक्शन में बनाएं या फिर क्लॉकवाइज बनाएं। तो जो L1 है वो इधर भी हो सकता है एंड इस डायरेक्शन में भी अल्फा बना सकता है, इस डायरेक्शन में भी अल्फा हो सकता है। ठीक है, ये मान लिया एक्स एक्सिस। अगर देखो ये थीटा है और इस डायरेक्शन में अल्फा है, तो एंगल जो है वो बढ़ गया, तो इसका एंगल कितना हो जाएगा? थीटा प्लस अल्फा। अगर ये थीटा है और इसको हम अल्फा कम कर दें तो ये हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो यहाँ से कि इम्पॉर्टेंट रिजल्ट क्या आ जाएगा? इफ लाइन L विद स्लोप m is given, then slope of line which makes angle alpha with L can be given as। ठीक है, इसके साथ जो अल्फा बना रहा है दैट कैन बी गिवन है, एक बार अल्फा इधर एक बार अल्फा इधर, तो वो कैसे आ जाएगा? इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा माइनस अल्फा, ठीक है, और इसका स्लोप हो जाएगा tan थीटा प्लस अल्फा। तो tan थीटा प्लस माइनस अल्फा दैट विल गिव यू tan थीटा प्लस माइनस
tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस प्लस tan थीटा इंटू tan अल्फ़ा विच इज़ m प्लस माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फ़ा. सो दिस इज़ ए इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. ठीक है, ये फॉर्मूला बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि अगर m स्लोप का एक लाइन दे रखा है और उससे थीटा पे इंक्लाइन हमें दूसरी लाइन चाहिए तो उसका स्लोप ऐसे दे सकते हैं. एक बार m में प्लस माइनस, एक बार m में प्लस tan अल्फ़ा कर दिया, ऊपर नीचे माइनस आ जाएगा, या फिर ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा. ठीक है, चलो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं. क्वेश्चन, let slope of L1 is 1/2 and angle between L1 and L2 is pi/4. Then find स्लोप ऑफ L2. L1 L2 दो लाइन है, उसमें से एक का स्लोप हाफ दे रखा है और दूसरा उसके साथ pi/4 एंगल बना रहा है. तो यही सिचुएशन हो गया कि एक लाइन का स्लोप हाफ दे रखा है और इससे 40 डिग्री 45 डिग्री पे इंक्लाइन दूसरी लाइन का स्लोप चाहिए. तो स्लोप ऑफ L2 इज इक्वल्स टू m प्लस माइनस tan अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan अल्फ़ा. इसमें अल्फ़ा का वैल्यू तो 45 हो गया, m का वैल्यू हाफ हो गया. तो दिस इज़ हाफ प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस प्लस हाफ इंटू 1. ठीक है, तो अगर ऊपर प्लस लिया नीचे माइनस लिया तो ऊपर प्लस लेने पे 3/2 आ जाएगा, नीचे माइनस लेने पे हाफ आ जाएगा. और उल्टा कर दिया, ऊपर माइनस लिया नीचे प्लस लिया. ऊपर अगर माइनस लिया तो माइनस हाफ आ जाएगा, नीचे प्लस लिया तो 3/2. तो स्लोप क्या हो जाएगा 3 और माइनस 1/3. ये दो आंसर आ जाएंगे. ठीक, Question 2. Let ABC is an equilateral triangle with A as 1, 1 and equation of BC as 2x minus y plus 7 is equals to 0. Then find equations of AB and AC. ये क्वेश्चन हो गया. तो पहले तो एक हम रफ सा डायग्राम बनाएंगे. डायग्राम बनाने से क्या होगा कि क्लैरिटी थोड़ा बढ़ जाएगा. ठीक है,
तो सॉल्यूशन ये मान लिया पॉइंट हमारा ए है जिसका इक्वेशन कोऑर्डिनेट 1,1 दे रखा है, और ये मान लिया बी सी है। ठीक है, बी सी का इक्वेशन दे रखा है 2x - 5 + 7 = 0। अगर देखो तुम्हें ए बी और ए सी के इक्वेशन चाहिए तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट आई रिक्वायर, एक हमें पॉइंट चाहिए और स्लोप चाहिए। तो पॉइंट तो ये खुद हो ही गया 1,1, ये ठीक है, दिस इज सफिशिएंट। अब हमें स्लोप चाहिए। स्लोप में अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बोला है तो ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये जो लाइन है इसका स्लोप हमें पता है m = -a/b होता है, तो 2 हो गया। इस लाइन से 60 डिग्री पे इंक्लाइंड दोनों ही लाइन है। अब 60 डिग्री पे इंक्लाइंड दो लाइन कैसे हो जाएगा, क्योंकि एक एंटी क्लॉकवाइज बना रहा होगा, एक क्लॉकवाइज बना रहा होगा। कौन सा एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सा क्लॉकवाइज है, इस बात से हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हमें तो दोनों ही निकालना है। तो क्वेश्चन इफेक्टिवली यही हो गया कि हमें उन दो लाइन का स्लोप चाहिए जो इस गिवन लाइन से 60 डिग्री एंगल बना रहा है। तो वेरी इजी, जो अभी करे थे वही करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, स्लोप्स ऑफ ए बी एंड ए सी इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला था ना m ± tan α/1 - m tan α। m तो उस बेस लाइन का स्लोप है, इसका स्लोप जो 2 है, ठीक है, प्लस माइनस अल्फा एंगल है, तो tan α कितना हो जाएगा, √3/1 - +2√3। एक बार ऊपर प्लस लिया, नीचे माइनस लिया, इनमें से एक लाइन का स्लोप आ जाएगा, उल्टा किया दूसरी लाइन का स्लोप आ जाएगा। तो ए बी एंड ए सी का इक्वेशन कैसे आ जाएगा, पॉइंट तो ये 1,1 है ही, तो लिखेंगे y - 1 बराबर स्लोप टाइम्स x - 1, ये इक्वेशन आएगा। ठीक है, Question 3. Find equation of perpendicular bisector of the line segment joining A1,1 and B-3,5। ठीक, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि एक पॉइंट ए ये है, बी ये है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो जो परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो तो स्लोप, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन, उसका इक्वेशन चाहिए। अब लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए या तो हमें 2 पॉइंट मिल जाए या फिर 1 पॉइंट एंड स्लोप मिल जाए। ठीक है, तो ए बी का स्लोप हम निकाल सकते हैं 2 पॉइंट फॉर्मूले से। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो हो गया 6/-4, सॉरी 6 नहीं, 4/-4, दिस इज -1। ठीक है, तो जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगा ये वाला, उसका स्लोप कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये लाइन L है, तो स्लोप ऑफ L कितना हो जाएगा, -1 अपॉन दिस विल बी 1, एंड जो मिड पॉइंट M है वो हो जाएगा दिस प्लस दिस बाई 2, तो -1, 5 + 1 6/2 3, तो M ये हो गया, स्लोप ये हो गया, तो L का इक्वेशन कितना हो जाएगा, y - 3 इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स x - 1, दिस विल इम्प्लाई x - y + 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन ऑफ ए पॉइंट with respect to a straight line। ठीक, मान लिया कोई भी लाइन दे रखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मान लिया अपने लाइन के ऊपर एक पॉइंट लिया a, तो a के कोऑर्डिनेट इसमें रखने पे ये सेटिस्फाई हो जाएगा। इस बात को हम ऐसे लिखेंगे L इवैल्यूएटेड एट A विल बी 0। क्या मतलब है इसका कि जो भी A के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अगर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किए तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया एक पॉइंट B है, ये मान लिया C है, ये D है, अगर हमने इसमें B के कोऑर्डिनेट्स रखे तो 0 नहीं आएगा। ऑफ कोर्स क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो पॉइंट B है वो इस लाइन के ऊपर ही नहीं है, तो 0 कैसे आएगा। मतलब ये इक्वेशन तो केवल उसी पॉइंट से सेटिस्फाई होगा जो इस लाइन के ऊपर है। ठीक है, तभी तो ये इस लाइन का इक्वेशन है। अब B अगर इसके ऊपर नहीं है तो 0 तो नहीं आएगा। 0 नहीं आएगा तो कुछ नंबर आएगा, 0 के अलावा कोई नॉन जीरो नंबर आएगा। वो जो नॉन जीरो नंबर होगा वो या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, बट नोटिस करने वाला चीज़ क्या है कि अगर इस एक्सप्रेशन में हमने b के कोऑर्डिनेट्स रखे और मान लिया ये वैल्यू नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो फिर c के कोऑर्डिनेट्स रखने पे भी नेगेटिव आएगा। मतलब अगर हम यही एक्सप्रेशन यूज़ करें ax प्लस बी वाई प्लस सी, तो एक साइड मतलब इस लाइन के एक साइड वाले पॉइंट्स के लिए सेम साइन आएगा। ये ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है तो सबके लिए पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो सबके लिए नेगेटिव आएगा। और जो ऑपोजिट साइड पे पॉइंट होगा जैसे D, उसके लिए साइन भी अपोजिट होगा। ठीक है, तो इसमें हमने दो चीज़ बोला। एक तो हमने बोला कि अगर यही एक्सप्रेशन यूज़ किया, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है, देखो अगर मान लिया हमारे पास लाइन का इक्वेशन ऐसे लिखा है x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0, माने ये लिखा है, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखा है। इसी को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस एक्स 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये दोनों एक ही लाइन है, माइनस से मल्टीप्लाई करने से कुछ लाइन में चेंज नहीं होता, वो लाइन वही है। अब ये भी यही लाइन है, ये भी यही लाइन है, तो अगर मैंने b का कोऑर्डिनेट इसमें रखा या फिर b का कोऑर्डिनेट इसमें रखा, तो यू कैन वेरी वेल सी कि अगर b का कोऑर्डिनेट इसमें रखने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो इसमें रखने पे पक्की बात है नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो कोई भी लाइन का इक्वेशन दे रखा हो, जैसे मान लिया ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, और हम पूछे कि राइट साइड वाले जो पॉइंट है इनके लिए वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा या नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो हम डायरेक्टली कुछ नहीं बोल सकते। वो तो डिपेंड करता है, क्योंकि जो लाइन का इक्वेशन वो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, दोनों ही तरीके। तो डिपेंड करता है कौन से वाला एक्सप्रेशन वी आर यूजिंग। बट अगर मान लिया हमने ये वाला एक्सप्रेशन फिक्स किया, तो इस वाले एक्सप्रेशन के लिए जो भी साइन आएगा b के लिए वही साइन c के लिए आएगा। जो भी साइन आएगा, इस बात का मतलब क्या है कि b के अगर मैंने कोऑर्डिनेट्स रखे तो 0 तो आएगा नहीं, 0 नहीं आएगा तो जो वैल्यू आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो अगर पॉजिटिव आया ये ठीक है b के लिए, तो c के लिए भी पॉजिटिव आएगा, और इसी एक्सप्रेशन में अगर d रखेंगे तो वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, l इवैल्यूएटेड एट b कॉमा l इवैल्यूएटेड एट c विल हैव, ये ठीक है, l इवैल्यूएटेड एट b का मतलब क्या है कि लाइन की इक्वेशन में x और y की जगह b के कोऑर्डिनेट्स रख दिए, तो अल्टीमेटली तो एक नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर, ये नंबर, l इवैल्यूएटेड एट b एंड l इवैल्यूएटेड एट c विल हैव सेम साइन। ये ठीक है, दिस विल हैव सेम साइन। इसको मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में हम ऐसे बोल सकते हैं, विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, एल बी इंटू एल सी विल बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या कि ये या तो दोनों ही पॉजिटिव होगा या दोनों ही नेगेटिव होगा। कहने का मतलब सेम साइन। बी और डी के लिए ऑपोजिट साइन आएगा, तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, एल इवैल्यूएटेड एट बी एंड एल इवैल्यूएटेड एट डी विल बी नेगेटिव। मतलब एक अगर पॉजिटिव वैल्यू देगा तो दूसरा नेगेटिव देगा, सेम साइन, सॉरी ऑपोजिट साइन की वैल्यू आएगी।
ठीक है। अब इसका देखो कोई यूज़ नहीं है वैसे। अगर मान लिया लाइन ऐसे है तो लाइन की जो भी इक्वेशन है हमने उसमें क्या किया, एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया। ठीक है, फिर क्या होगा कि जो भी पॉइंट लाइन के राइट पे आएगा उसके लिए फिर हम क्या बोल सकते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव ही जनरेट होगा। ठीक है, तो अगर मान लिया ये L बराबर 0 लाइन का इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर हमने एक्स का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया तब जो राइट में पॉइंट आएगा ये, ठीक है, दिस विल ऑलवेज जनरेट पॉजिटिव वैल्यू। क्यों पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा? देखो अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इस पॉइंट के लिए L तो 0 आएगी, वो तो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। मान लिया हमने पॉजिटिव बना रखा है, उसके बाद की बात करें तो कोफिशिएंट L में जो भी लाइन का इक्वेशन है उसमें हमने x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लिया, तो जो ये वाला पॉइंट है इसको रखने पे 0 आएगा। यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टली जाऊँ राइट हैंड साइड पे किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या होगा कि y वाली चीज़ चेंज नहीं होगी, बट x कोऑर्डिनेट उसका बढ़ जाएगा क्योंकि हम राइट पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले वैल्यू 0 थी, फिर जो पॉजिटिव चीज़ आई उसको हमने बढ़ा दिया। ठीक है, इसीलिए हमने बोला x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाया। तो बढ़ाने पे दूसरी जो चीज़ है वो चेंज हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी लाइन के अंदर y लिखा होगा वो चेंज ही नहीं होगा। ठीक है, y वाला पार्ट सेम ही रहेगा क्योंकि इन दोनों पॉइंट का y कोऑर्डिनेट सेम है। तो अब हम बोल सकते हैं, मतलब अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि लाइन में राइट वाले पॉइंट के लिए क्या साइन आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो इन जनरल तो हम कुछ नहीं बोल सकते, बट हमने क्या किया कि अगर हम x का कोफिशिएंट पॉजिटिव बना लें तब जो लाइन के राइट पे होगा पॉइंट, ये ठीक है, लाइन ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है। अगर ऐसे है तो भी ये वाला चीज़ राइट है, ऐसे है तो भी ये वाला चीज़ राइट है। तो जो लाइन के राइट पे होगा पॉइंट उसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आएगा, जो लेफ्ट पे होगा उसके लिए नेगेटिव वैल्यू आएगा। इसी को लिख लिया हमने, ये ठीक है। नोट, इफ कोफिशिएंट ऑफ x इज मेड पॉजिटिव इन इक्वेशन ऑफ line, then for the points on the right hand side of the line we will get positive value। ठीक है, ये तो ऐसे इसका एज सच कोई यूज़ होगा नहीं, ये तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने बता दिया। सिंपल आईक्यू से बोल सकते हैं अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा तो फिर उल्टा हो जाएगा, जो लेफ्ट पे पॉइंट होगा उसके लिए पॉजिटिव आएगा, जो राइट पे होगा उसके लिए नेगेटिव आएगा। अगर y का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए तो y तो ऐसे मेजर करते हैं वर्टिकली, तो फिर क्या होगा कि जो लाइन के ऊपर पॉइंट होगा वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और जो लाइन के नीचे पॉइंट होगा वो नेगेटिव वैल्यू देगा। ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड लैम्डा इफ 1, 1 and lambda, 2 lambda plus 1 lies on the same side of the line
x प्लस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आंसर 1,1 इसमें रखा तो क्लियर कट दिखा दे रहा है 1 प्लस 2 प्लस 3 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अगर इसके लिए पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसके लिए भी पॉजिटिव वैल्यू ही आनी चाहिए। तो ये यहाँ पे रख दिया, x की जगह लैम्डा प्लस ट्वाइस ऑफ 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 3, ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हो गया 4 और 1 5 लैम्डा और 2 और 3 5 ग्रेटर देन 0। दिस इम्प्लाइज लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन -1। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई, -1 से लेके इन्फिनिटी तक, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, फाइंड वैल्यूज ऑफ अल्फा इफ lies inside the triangle formed by inside the triangle formed by x plus y is equals to 1, lies inside the triangle formed by these 3 lines। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, एक तरीका तो ये हो गया कि अगर मान लिया ऐसे 3 लाइन दे रखा है L1 L2 L3 और हमें ये चाहिए कि ये पॉइंट अंदर आ जाए। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट A मान लिया, ये B मान लिया, ये C मान लिया, मतलब तीनों लाइन को सॉल्व करके ABC कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मेथड में तो चलो ऐसे ही करते हैं। A ये ठीक है L2 और L3 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो मान लिया ये L1 है, ये L2 है, ये L3 है। तो x माइनस वाई बराबर 5 एंड 2x प्लस वाई बराबर 7, इसको सॉल्व करेंगे तो ऐड कर दिया तो y चला गया, यहाँ से कितना आ जाएगा x बराबर 12/3 4 आ गया, तो आ जाएगा 4, -1। तो a आ गया 4, -1। ठीक है, फिर मान लिया x प्लस वाई बराबर 1 एंड x माइनस वाई बराबर 5, इसको सॉल्व किया, मतलब L1 L2 को सॉल्व किया, तो फिर पॉइंट कितना आ गया C। तो इनको जोड़ दिया तो ये कैंसिल हो गया 6 2, तो x कोऑर्डिनेट कितना आ गया 3, y कोऑर्डिनेट कितना आ गया -2। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो गया। अब क्या बचा, तीसरा पेयर विच इज़ L1 L3, तो x प्लस वाई बराबर 1, 2x प्लस वाई बराबर 7, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो b के कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, इसमें से अगर इसको घटा दें y चला गया, x बराबर 6 आ जाएगा एंड y बराबर -5 आ जाएगा। ये 3 पॉइंट आ गए। ठीक है, तो अब जो हमारा पॉइंट होगा ये, ठीक है, ये वाला पॉइंट मान लिया P है। अगर इस पॉइंट P को ट्राइंगल के अंदर रहना है, ठीक है, तो हम इस पर कंडीशन कैसे इम्पोज करेंगे कि L1 के लिए, इस लाइन के लिए P और A
एक ही साइड होना चाहिए, ठीक है। तो L1 के लिए P एंड L1 के लिए A मस्ट बी ऑन द सेम साइड, ठीक है। इससे इंश्योर होगा कि पॉइंट P इस लाइन के इधर होगा, तो इस लाइन के इधर कहीं पे भी हो सकता है। फिर हम L2 की तरफ से देखेंगे। L2 के लिए P और B एक साइड होना चाहिए, तो L2 के लिए P एंड L2 के लिए B पॉजिटिव होना चाहिए। तो पहला तो विल इंश्योर के इस लाइन के ऊपर कहीं पे भी आ जाए, दूसरा कंडीशन विल इंश्योर के इस लाइन के इधर कहीं पे भी आ जाए। तो अगर इन दोनों के बीच में हमने एंड लगा दिया तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इधर कहीं पे भी आ सकता है, ये ठीक है। इसके ऊपर इसके इधर, अगर दोनों के बीच में एंड लगा दिया, एंड मतलब इंटरसेक्शन। अब फिर तीसरा लाइन आ जाएगा कि L3 एट P एंड L3 एट C मस्ट बी पॉजिटिव, तो वो बोलेगा इसके इधर होना चाहिए। तो अगर दिस एंड दिस लगा दें तो फिर ट्राइंगल के अंदर ही रह सकता है और कहीं नहीं जा सकता। देख लिया हमने L1 एट P, ठीक है। तो P के कोऑर्डिनेट L1 में रख दिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट 4 कॉमा माइनस 1, अगर इसमें रखे 1 को इधर ले आए तो 4 कॉमा माइनस 1, ये तो पॉजिटिव वैल्यू आया। कितना वैल्यू आया, 2, ये पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ से देख लिया L2 एट P, तो इसमें रखा x की जगह अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा माइनस 1, और ये वाला लेफ्ट पे आके हो गया -5 इंटू L2 के सेम साइड B होना चाहिए, B रखा इसमें, तो आ जाएगा 6 प्लस 5 माइनस 5 मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड L3 एट P, तो इसमें रखा 2 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 7 इंटू C रखा 3 कॉमा माइनस 2, तो 6 माइनस 2 माइनस 7 मस्ट बी पॉजिटिव। पहले इक्वेशन से 2 को हटा दिया और ये हो गया 3 अल्फ़ा माइनस 2 पॉजिटिव, तो अल्फ़ा ग्रेटर देन 2/3। यहाँ से ये भी पॉजिटिव हटा दिया, ये हो गया माइनस अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 4 ग्रेटर देन 0, या फिर अल्फ़ा लेस देन -4। अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा हो गया माइनस अल्फ़ा, ठीक है, और -4 मस्ट भी पॉजिटिव। नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन पलट गया, इधर आ गया अल्फ़ा प्लस 4 को उधर ले गया तो अल्फ़ा लेस देन -1। ये भी नेगेटिव है तो इससे हटाया तो साइन पलट गया, ये हो गया 4 अल्फ़ा माइनस 8 लेस देन 0 और अल्फ़ा लेस देन 2। अगर पॉइंट P को ट्राइंगल के अंदर आना है तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इसने बोला 2/3 से बड़ा, इसने बोला -4 से छोटा, इसने बोला 2 से छोटा, तो इन दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं। ये तो बोला -4 से छोटा, तो वो तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, और दूसरा बोला 2/3 से बड़ा, वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 5, मतलब नो सच अल्फ़ा एग्जिस्ट, ठीक है। अल्फ़ा ऐसा कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता। देखो अगर इसमें ध्यान दें तो हम ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये जो पॉइंट है ये, ठीक है, ऑल्टरनेटिवली ऐसे भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है इसमें x कितना लिखा है अल्फ़ा, y कितना लिखा है 2 अल्फ़ा माइनस 1। तो अगर हम अल्फ़ा को, अल्फ़ा इज ए पैरामीटर, अल्फ़ा की वैल्यू हम चेंज करेंगे तो आई विल गेट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि वो पॉइंट कहाँ मूव कर रहे हैं, तो अगर हम इसमें अल्फ़ा को एलिमिनेट कर दें तो ये आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1। इस लाइन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन आ गया, उसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा के अगर मैंने अलग अलग वैल्यूज़ रखी तो सारे पॉइंट इसी लाइन पे मूव करेंगे।
इसी लाइन पे you'll get different पॉइंट्स। तो आंसर नहीं आने का मतलब क्या होगा कि जब हम एक्चुअल डायग्राम खींचेंगे तो हो सकता है कि जो ये वाली लाइन है जिस पे ये पॉइंट P मूव कर रहा है वो कुछ ऐसे आ जाए। तो अब अगर लाइन ऐसे आएगा तो ये कभी भी ट्राइंगल के अंदर आएगा ही नहीं। अगर ये ट्राइंगल के अंदर नहीं आया, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि कोई पॉइंट नहीं आया, इसीलिए 5 हो गया। तो समथिंग लाइक दिस मस्ट बी हैपनिंग, तभी नहीं आया आंसर। चलो अब आगे चलते हैं। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेट लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A to line L is P, then P is equals to ठीक है। मान लिया एक लाइन दे रखा है ऐसे L और यहाँ पे एक पॉइंट A दे रखा है, उससे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये लेंथ P है। तो इस P को हम ऐसे निकाल सकते हैं। मतलब हमने क्या किया कि ये जो पॉइंट है वो यहाँ पे रखा। अगर पॉइंट A कर्व के ऊपर नहीं है तो ऑफ कोर्स ये 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी, तो वो वैल्यू तो न्यूमरेटर में आ गया, होल डिवाइडेड बाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब ए एन जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, एल इवेल्युएटेड एट पॉइंट ए अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फाइंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 टू लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड लेंथ इज इक्वल्स टू 2,3 रख दिया तो 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 7 का मॉड अपॉन रूट ओवर जो भी एक्स और वाई के कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर का सम, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, 6, ये 12, ये 7। तो 12 और 6 18 और 7 25 अपॉन 5। तो आंसर कितना आ गया, 5, ठीक है। ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला ये कैसे आया, उसका एक तरीका तो हम ये बोल सकते हैं, एन को हम कुछ अज्यूम कर लें यहाँ पे टी के फॉर्म में, ठीक है। मतलब टी कॉमा ए टी प्लस सी का माइनस अपॉन बी ऐसे मान लें, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लें, या फिर हम इसको टी के फॉर्म में अज्यूम कर लें, फिर ए एन का स्लोप निकाल लें, ठीक है। लाइन और ए एन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
फिर हम यूज़ कर लें m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो उससे क्या होगा, t की वैल्यू आ जाएगी। t की वैल्यू आ जाएगी तो फिर ये डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, foot of perpendicular from A to L is given as, मान लिया हमें पॉइंट ए से ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ये, ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो एक पॉइंट है n, वो निकालना है। पॉइंट निकालने का मतलब क्या होता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो अगर हमें n के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो वो फॉर्मूला ये x माइनस x1 अपॉन a, मतलब n निकालने के लिए ये कर रहे हैं y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको याद कर लिया, मेमोराइज। ठीक है, ये है क्या वैसे फॉर्मूला, x1 y1 तो वो पॉइंट हो गया जहाँ से हमें परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, a, तो x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी। ये a और b क्या हो गया, लाइन में जो भी x और y के कोफिशिएंट है एज इट इज़ लिख दिया, इज इक्वल्स टू माइनस, इस पॉइंट को हमने यहाँ रखा, तब जो वैल्यू आया उसको न्यूमरेटर में लिख लिया माइनस के साथ, डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अगर ये n है तो इतना ही डिस्टेंस आगे जाने पे a का रिफ्लेक्शन आ जाएगा, मान लिया a1। इस लाइन में अगर ये मिरर की तरह ट्रीट करें तो a का जो रिफ्लेक्शन आएगा a1, वो कैसे देंगे, लगभग यही फॉर्मूला है, बस यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो वेरी इजी टू रिमेंबर। अच्छा, इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, इस फॉर्मूले में बेसिकली जब हम इसको और इसको बराबर करेंगे तो ये सब तो नोन क्वांटिटी है, x1 y1 पता होगा, ABC पता होगा, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ एक नंबर आ जाएगा। अगर पॉइंट A हमें पता है तो x1 y1 भी पता है, तो यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा, यहाँ पे भी एक नंबर आ जाएगा। तो पहले और तीसरे से x की वैल्यू आ जाएगी। वो जो x की वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगा, n का x कोऑर्डिनेट होगा। फिर ऐसे ही इन दोनों जगह से y1 b और ये तो नंबर्स होगा, तो इन दोनों जगह से y आ जाएगा, वो जो y होगा वो n का y कोऑर्डिनेट होगा। ऐसे कैलकुलेट करेंगे ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ a इन लाइन L कैन बी गिवन एज, तो एक अगर हमने पॉइंट का रिफ्लेक्शन निकाला एक लाइन के अंदर तो वो भी एक पॉइंट आएगा। कौन सा पॉइंट आएगा, a1। तो कैन बी गिवन एज का मतलब क्या है कि उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे, यही रिपीट कर दो, x माइनस x1 अपॉन a बराबर y माइनस y1 अपॉन b बराबर माइनस, ये ठीक है, पहले तो चलो ऐसे लिख लिया, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, बस थोड़ा सा अंतर इस बार क्या हो जाएगा, यहाँ पे ट्वाइस हो जाएगा, रिफ्लेक्शन में ट्वाइस हो जाएगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसका डबल है, ऐसे रिलेट करने के लिए, तो उसका इसलिए डबल हो जाएगा। फिर वापस यहाँ से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा a1 का, इसको और इसको इक्वेट करके a1 x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आया कैसे, अगेन वेरी सिंपल, n को हम पैरामीट्रिक फॉर्म में अज्यूम कर लें। ठीक है, मतलब t कॉमा समथिंग ऐसे करके मान लिया, फिर an का स्लोप एंड l का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दें, तो एक इक्वेशन बन जाएगी। एक ही अननोन है t, मतलब जो भी पैरामीटर है, तो वो t की वैल्यू आ जाएगी, हेंस n आ जाएगा, उसको बस उसी फॉर्म में लिख लिया। चलो, तो फॉर एग्जाम्पल फाइंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर
and reflection of P2, 3 in line 2x minus 3y plus 7 बराबर 0। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर एन के लिए क्या करेंगे? x माइनस x1, तो वो कितना है? 2। चलो यहाँ पे हमने क्या ले लिया? 5 ले लिया मैंने। ये x माइनस x1 2 अपॉन a, तो ये 5 हो गया, इज इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b, तो ये -3 हो गया, इज इक्वल्स टू माइनस, इस पॉइंट को यहाँ रख दिया तो कितना आ जाएगा? 2 रखने पे 10 माइनस 3 रखने पे 9 प्लस 7 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 25 प्लस 9। ठीक है, तो 10 में से 9 गया 1 और 7 8 माइनस 8 अपॉन 25 और 9 कितना होता है? 34, तो -4 अपॉन 17। तो यहाँ से x आएगा, मतलब x माइनस 2/5 को कितना कर दिया? -4 अपॉन 17। तो 5 को उधर ले गए, तो x बराबर 2 प्लस 20 अपॉन 17। तो 5 इंटू 4 20 हो गया, ये हो गया 2 इधर जाके प्लस, तो ये हो गया 14 अपॉन 17। ठीक है, ऐसे ये y कॉर्डिनेट हो गया, y माइनस 3 अपॉन -3 बराबर -4/17, तो y बराबर 3 प्लस 12 अपॉन 17, और y बराबर 13 इंटू 3 विल बी, सॉरी 13 कहाँ से आ गया? 17, तो 17 इंटू 3 विल बी 51, 52, 53, 63 अपॉन 17। तो बेसिकली क्या हो गया? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के कोऑर्डिनेट्स आ गए 14 अपॉन 17, 63 अपॉन 17। ठीक है, ये तो आ गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब ये तो आ गया एन। रिफ्लेक्शन कैसे आएगा? वही x, ये वाला पार्ट y माइनस 3 अपॉन -3, तो ऐसे रहेगा, ये वाला पार्ट डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा तो मतलब -8/17, तो 40 34, तो -6 अपॉन 17 x कॉर्डिनेट, बिल्कुल y कॉर्डिनेट हो जाएगा, इधर से 3 गया प्लस 24/17, सही है, तो 51 4 55 75 अपॉन 17। तो रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? मतलब कोऑर्डिनेट 6 अपॉन 17, 75 अपॉन 17, ये आएंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, विच इज द रिफ्लेक्टेड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन। नोट 1, अगर मान लिया
कोई भी पॉइंट, ठीक है, ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स। एक हमने पॉइंट लिया P विच इज से अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। अगर इसका हमने रिफ्लेक्शन लिया x एक्सिस में, ठीक है, रिफ्लेक्शन का मतलब है परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो जो पॉइंट आएगा P1, दिस इज फेयरली सिंपल। इन दोनों पॉइंट के लिए सेम वर्टिकल लाइन पे है तो x कोऑर्डिनेट बराबर होगा। y कोऑर्डिनेट अगर ये ऊपर बीटा है तो ये लेंथ वाइज नीचे भी बीटा है, तो कोऑर्डिनेट माइनस बीटा हो जाएगा। तो अल्फा कॉमा बीटा का x एक्सिस में रिफ्लेक्शन ये हो गया अल्फा कॉमा माइनस बीटा, ठीक है, ऑरिजिन। फिर अगर हम इसका रिफ्लेक्शन निकालें y एक्सिस में, ठीक है, तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस बराबर। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे P2, देखो y कोऑर्डिनेट इस पे हॉरिजॉन्टल लाइन पे y कोऑर्डिनेट फिक्स होता है, सब जगह हाइट तो यही आएगी ना, तो P2 का भी y कोऑर्डिनेट कितना होगा, बीटा ही होगा। एंड अगेन इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर इधर अल्फा है तो सेम डिस्टेंस इधर जाने पे ये माइनस अल्फा हो जाएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो P का रिफ्लेक्शन x एक्सिस में तो हो जाएगा अल्फा कॉमा माइनस बीटा, y एक्सिस में हो जाएगा माइनस अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। फिर एक रिजल्ट क्या है कि अगर हम y इज इक्वल टू एक्स में लें, ठीक है, ये और ये बराबर है, y इज इक्वल टू एक्स में लें तो क्या इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि ये दोनों जस्ट पलट जाएगा। तो P3 कितना आ जाएगा, बीटा कॉमा अल्फा, मतलब y इज इक्वल टू एक्स एक स्पेशल लाइन हो गया। अगर हमने अल्फा कॉमा बीटा का रिफ्लेक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स में, तो वो बीटा कॉमा अल्फा हो जाएगा। मतलब अगर मैंने पॉइंट लिया 3,4, उसका रिफ्लेक्शन लिया y एक्सिस में, तो सिंपली 4,3 हो जाएगा, ठीक है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड रिफ्लेक्शन अबाउट ए पॉइंट। तो अगर मैंने इसका ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लिया, ठीक है, अभी तक तो लाइंस में बोल रहे थे कि x एक्सिस भी एक लाइन है, y एक्सिस भी एक लाइन है, y बराबर x भी एक लाइन है। अब एक पॉइंट की बात कर रहे हैं, अगर हमने ओरिजिन में रिफ्लेक्शन लिया, ठीक है, तो उस बात का मतलब क्या होता है कि हम इसको ओरिजिन से जोड़ें, मतलब उससे ज्वाइन करें, और जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस हम आगे चले जाएं, तब जो पॉइंट मिलेगा, मान लिया P4, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ P इन ओरिजिन। और वो सिंपली क्या होगा, अगर ये अल्फा बीटा है तो ये पॉइंट होगा माइनस अल्फा माइनस बीटा। ये पॉइंट बेसिकली इधर से भी आ जाएगा, इधर से भी आ जाएगा। मतलब अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो ये P1 P2 P P2 P4 एंड P1 एक रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। ये एक रिजल्ट हो गया विच वी शुड कीप इन आवर माइंड। Note 1, Note 2, distance of line ax plus by plus c is equals to 0 from origin is equals to, मतलब कैसे निकालते हैं लाइन का डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से। जो भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे रख दो, जो भी नंबर आएगा उसको न्यूमरेटर में लिख लिया अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर पॉइंट ऑरिजिन है तो 0 0 रख दिया, तो 0 0 रखने पे केवल c बचेगा, तो c अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब ऐसे है कि लाइन ये हो गया, ये पॉइंट ऑरिजिन हो गया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो इस डिस्टेंस p की बात चल रही, वो ये हो गया, ठीक है। नोट 3, मान लिया हमने दो पैरेलल लाइन लिया ax प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0। अगर पैरेलल लाइन है तो दोनों का स्लोप सेम होगा, तो हम ऐसे बोल सकते हैं ये वाला पार्ट सेम होगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। ये मान लिया लाइन L1 हो गया, ये L2 हो गया, दोनों पैरेलल लाइन्स हैं,
ठीक है, तो इट इज़ समथिंग लाइक, मान लिया ये L1 हो गया, ये L2 हो गया। अब अगर मान लिया ओरिजिन ये है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसके ऊपर डिस्टेंस मान लिया D1 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लिया D2 है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है, चलो वो मान लिया D है। तो मतलब एम क्या है, दो पैरेलल लाइंस दे रखा है ऐसे, उनके बीच के डिस्टेंस को मेज़र करना है। तो एक तरीका हम क्या कर सकते हैं, ओरिजिन की हेल्प से हम ये वाला फॉर्मूला आके निकाल सकते हैं। ओरिजिन से एक का लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाला तो c/√a² + b² आ जाएगा पहली लाइन के लिए, तो c की जगह c1 रख लिया। फिर दूसरी लाइन के लिए निकाला तो c की जगह c2 रख दिया, तो न्यूमरेटर में आ जाएगा c1 - c2/√a² + b²। ठीक है, तो यही हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस L1 and L2 is given as D बराबर C1 - c2/√a² + b²। ठीक है, अब ये फॉर्मूला लगाने से पहले हम क्या क्या चीज़ ध्यान में रखेंगे। पहला चीज़ तो ये ध्यान में रखेंगे कि देखो जो दोनों लाइन हैं उसमें ए और बी वाला पार्ट सेम ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और दूसरा पार्ट C1 और C2 सेम साइड पे होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि C1 इधर 2 लिखा हो और C2 इधर 3 लिखा हो, फिर हम 2 - 3 कर दें। अगर C2 इधर लिखा है उसको इधर लेके आओ, फिर साइन सहित रखेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ वैल्यू रखा जाएगा दैट विल इंक्लूड साइन ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन, फाइंड डिस्टेंस between parallel lines 2x - 3y + 1 = 0 and आंसर। अब देखो इसका स्लोप भी 2/3 है, इसका स्लोप 4/6 है, दैट इज ऑल्सो 2/3। तो ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए पहले हमने लाइन को सेम फॉर्मेट में लिखा, सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए, ये हो गया। इसको भी हमने क्या किया, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया और इसको भी इधर ले आए, तो फिर ये भी हो जाएगा 2x - 3y - 7/2। ये ठीक है। अब कैलकुलेट करेंगे रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 - C2 होल डिवाइडेड बाई √2² + 3²। तो ये हो गया ऊपर 9/2 और नीचे हो गया 9 और 4 13। तो रिक्वायर्ड डिस्टेंस कितना हो गया, 9/2√13। ये ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखो ये वाला एक्सप्लेनेशन देने पे कुछ बच्चे क्या बोलेंगे कि अगर ओरिजिन बीच में आ जाए तो, अभी तो ओरिजिन एक तरफ था, तो एक तरफ डिस्टेंस D1 आया, D2 आया दूसरी लाइन के डिस्टेंस, तो इनके बीच में आ गया D1 - D2, तो हमने यहाँ पे C1 - C2 ऐसे करके लिख लिया। अब हम बोले कि ओरिजिन अगर बीच में आ जाए तो, ठीक है, फिर तो जो D1 ये डिस्टेंस है और D2 ये डिस्टेंस है वो ऐड होना चाहिए, तो उसका आंसर इज हो जाएगा, अपने आप ऐड हो जाएगा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम तो C1 - C2 ही लिखो। अगर ओरिजिन बीच में होगा तब क्या हो गया कि लाइन ऑपोजिट साइड पे होगा, तो C1 और C2 में से अगर हमने ये पार्ट सेम का रखा है तो C1 और C2 में से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा।
तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होने से क्या होगा कि यहाँ पे रिलेटिवली ये अपने आप ऐड हो जाएगा। ये ठीक है, हमें प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो हमेशा C1 माइनस C2 लिखेंगे एंड विद साइन सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर ओरिजिन लाइंस के बीच में आ रहा होगा तो अपने आप ऐड हो जाएगा। इसमें कुछ ऐसे ही हुआ है, जैसे C2 नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये अपने आप ऐड होकर 9/2 आ गया सब्ट्रैक्ट होने की बजाय। तो इस वाले केस में ऐसा हो रहा होगा कि जो ओरिजिन है वो लाइंस के बीच में ही आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। लेट ए लाइन let a light ray originate from P1, 2 and after reflection from x-axis it passes through Q 7, 8. Then find equation of reflected ray। क्या मतलब है कि ये एक्स एक्सिस है, ये पॉइंट मान लिया P आ गया, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से Q से पास कर रहा है। दिस पॉइंट इज 1, 2, दिस पॉइंट इज 7, 8। तो अगर हमने रिफ्लेक्शन का थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी पढ़ा है तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि अगर हमने P का रिफ्लेक्शन निकाला, ठीक है, P का रिफ्लेक्शन मान लिया P1 है और ये R से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो रिफ्लेक्शन में ये दोनों चीज़ें बराबर है। तो फिर अगर एक्स एक्सिस पे R से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो P, R और Q एक ही लाइन पे होंगे, ठीक है। तो अगर मेरे को इस रिफ्लेक्टेड रे का मतलब रे यहाँ से आया फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया, अगर इसका इक्वेशन चाहिए तो इफ़ेक्टिवली मेरे को P1 Q का इक्वेशन चाहिए। अब ये अगर एक्स एक्सिस है तो P1 निकालना बहुत आसान है, ये 1, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे, लेट P1 इज reflection of P in x-axis, then required reflected ray is P1Q, ठीक है। अब P1Q का इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से लिख सकते हैं, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब x1 y1 कुछ भी बोलो, उसको कोई फर्क नहीं पता, यहाँ x1 y1 यूज़ कर लो या फिर x2 y2 यूज़ कर लो, वो तो एक ही बात है, किसी भी पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 10/6 मतलब 5/3 x माइनस 7। दिस यू कैन सिंप्लीफाई।